चलिए सबसे पहले सीज़ फायर से ही शुरू करते हैं। तो कल वीडियो मैंने बनाया कि सीज़ फायर हो गया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ट्रंप ने ऐसा ट्रुथ सोशल पे लिख के बताया है और उसके बाद ऑफिशियल जानकारी भी मिल गई थी कि सीज़ फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है। लेकिन उसके 2-3 घंटों के अंदर ही हमें देखने को मिला कि रात को फिर से ड्रोन अटैक जारी हो गए और वैष्णो माता के मंदिर की तरफ भी ड्रोन से अटैक किए गए कल रात को। तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि लात खाना है, मतलब कितना भी पिटाई हो जाए, इंडिया कितना भी पिटाई कर दे, लेकिन हमें बचाने हमारे जो इतने सारे अब्बू हैं, मतलब अमेरिका तो एक ही है, बाकी इतने सारे जो इंग्लैंड भी या फिर यूरोप की भी बात करते हैं या फिर यूएई की भी बात करते हैं, सब पाकिस्तान के अब्बू ही हैं भारत के अलावा। और इसलिए सब आ जाते हैं बचाने पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो इंडिया को ऐसे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल, और मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हमारे लीडर्स को ज़्यादा पता है, उनको ज़्यादा समझ में आता है। आप समझो इन चीज़ों को, समझदारी के साथ इस चीज़ को टैकल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बस एक मोहरा है। बाकी कई सारी कंट्रीज कह सकते हैं जो कि उसके पीछे खड़ी होकर अपना गेम प्लान कर रही है। और ये कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि लड़ाई रुके या लड़ाई कम, मतलब लड़ाई जितना बढ़ता है, युद्ध जितना बढ़ता है, ऐसी कंट्रीज खासकर जहाँ पे जो ये डिफेंस वाले सब कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन कंट्रीज को तो फायदा ही होता है। जितना ज्यादा 2 देश लड़े, 3 देश लड़े, पूरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए तो और ज्यादा उनको मजा आ जाएगा। तो इसलिए हमें समझदारी बरतनी है और समझदार तरीके से ये पाकिस्तान वाली जो समस्या है इसको टैकल करना होगा। लड़ाई बढ़ाने से, युद्ध बढ़ाने से अपना नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान नहीं जीत सकता इंडिया से, ये पाकिस्तान को भी पता है, ये इंडिया को भी पता है। लेकिन पाकिस्तान के पीछे से जो दूसरी कंट्रीज यहाँ पे गेम प्लान कर रही है, वो खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी अपने पीक स्टेज पे हैं, ग्रो कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से, और दूसरी कंट्रीज को ये चुभ रहा है आंखों में। तो ये चीज है। दूसरी, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पहले जो रिटर्न्स मिलना था 20 साल में वो मिल गया, जिनको अमीर बनना था वो बन गए, अब स्टॉक मार्केट में रिटर्न 8-9-10% से ज्यादा नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पिताजी ने भी ऐसा ही सोचा था। आपके पिताजी ने भी ऐसा ही सोचा था कि पहले जो बन गया पैसा वो बन गया, पहले वॉरेन बफे ने पैसा बना लिया, इंडियन मार्केट में वैसा रिटर्न नहीं बनने वाला है या अब वैसा रिटर्न नहीं बनेगा। ये सोच के उन्होंने 20 साल 25 साल पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की, और वही सोच के आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप अपने पिताजी की गलती को दोहरा रहे हो। रिटर्न आगे भी बनेंगे, लॉन्ग टर्म का गेम है। 5 साल पहले भी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो आपको ये चीजें समझ में आती, लेकिन आप 6 महीना 1 साल पहले आए हो मार्केट के अंदर, मैक्सिमम 1.5 साल पहले आए हो मार्केट के अंदर में, और इसलिए खुद भी डिमोटिवेट हो रहे हो, दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहे हो। 5 साल कम से कम बिताओ मार्केट के अंदर में, फिर आपको समझ में आएगा कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर पास्ट की गलतियों से नहीं सीखोगे, पास्ट की गलतियों से नहीं सीखोगे, पास्ट की गलतियों को आप रिपीट करोगे, तो फिर वही चीज होती है ना कि आदमी गरीब पैसे से कम होता है और माइंडसेट से ज्यादा होता है। माइंडसेट आपका अमीर वाला नहीं होगा तो आप पैसे से भी अमीर नहीं हो पाओगे। सोच गरीबों वाली रहेगी तो आप भी गरीब रहोगे। गरीब वाली सोच का मतलब कि अपने से एनालाइज नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे, बस बिना मतलब का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और बाय द वे 8-10% का भी रिटर्न बनता है तो पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है वो एफडी से ज्यादा ही बनेगा। बाकी एसेट क्लास से पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा ही बनेगा, 8-10% का ही बनता है तो। लेकिन बुरे हालात में भी 10% से ऊपर का रिटर्न अगर 5 साल भी कोई इंडियन मार्केट में रहता है तो वो बनना तय है यहाँ पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे, जो कि हो जाता है इंडिया के अंदर में पिछले 1 साल में जो हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में, वो भयंकर चीज हुई है। मतलब 5 म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर इतनी ग्रोथ हुई है, मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने ऐड हुए हैं जितने कि बाकी के टोटल म्यूचुअल फंड हाउसेस कंपनीज मिला के नहीं हुए हैं। टोटल 44-45 कंपनीज है, उसमें से 40 कंपनीज के अंदर जितना ग्रोथ नहीं हुआ है उतना ग्रोथ सिर्फ 5 कंपनी के अंदर हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। इन दोनों ने, इन पांचों ने मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ऐड किए हैं, फोलियोज ऐड किए हैं 2025 के अंदर, मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के अंदर में।
इन 5 फंड हाउसेस ने मिलके 31.6 मिलियन अकाउंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं और टोटल अकाउंट जो है वो मिलियंस में है, वो 54.9 मिलियन है। तो मतलब लगभग 55 मिलियन टोटल अकाउंट है, जिसमें से 31-32 मिलियन अकाउंट सिर्फ ये 5 म्यूचुअल फंड हाउस मिलके ऐड किए हैं। अब देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि इन फंड हाउसेस में से अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई, इन तीनों की परफॉर्मेंस उतनी टॉप क्लास की नहीं रहती है, लेकिन एवरेज या थोड़ा सा एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस जरूर रहती है। तो इनका मेजॉरिटी में जो ये आया है नंबर्स, वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और जो बैंकिंग नेटवर्क, तगड़ा बैंकिंग नेटवर्क है, उसके कारण ही आया है। क्योंकि बैंक बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं इन म्यूचुअल फंड हाउस के लिए। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, इवन एक्सिस के लिए भी। लेकिन जो निपॉन है और जो मोतीलाल ओसवाल है, इन माय ओपिनियन उनके अंदर जो ये ग्रोथ हुई है वो इनकी प्योर परफॉर्मेंस के कारण हुई है। निपॉन के स्मॉल कैप की बात करते हैं, मिड कैप की बात करते हैं, मल्टी कैप की बात करते हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। और 2024 मोतीलाल ओसवाल के लिए कितना ग्रेट गया है, ये बताने की कोई बात नहीं है। तो ये दो फंड हाउस, मेरा ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन में बताना कि आपको क्या लगता है, ये सही बात है या नहीं। दो फंड हाउसेस गई हैं के अंदर इतना ग्रोथ उनके परफॉर्मेंस के कारण आया, जो उन्होंने अच्छे तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। और 3 फंड हाउस जिनका भी रिटर्न्स भी ठीक है और साथ में उनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी काफी तगड़ा है, इस कारण से उनकी ये परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद की, मतलब टॉप 5 ये हो गए ग्रोथ के मामले में, नंबर ऑफ ज्यादा कितने अकाउंट्स ऐड किए हैं। इसके बाद की 5 फंड हाउस की बात करते हैं तो वहां पे हमें पास 6th नंबर पे टाटा आ जाता है, 7th नंबर पे क्वांट आ जाता है, देन कोटक महिंद्रा, देन आदित्य बिरला सन लाइफ एंड देन पराग पारिख जो एएमसी है वो आ जाती है। तो ये हो जाता है। और ओवरऑल मतलब एक साल की बात नहीं करते, ओवरऑल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोलियोज एंड अकाउंट्स किसके पास हैं, तो वो 5 में हमारे पास आ जाते हैं निपॉन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई एंड एक्सिस। एक्सिस के पास भी काफी ज्यादा इन्वेस्टर हमारे पास निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर टॉप 10 हम देखते हैं तो टॉप 10 में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा जो अकाउंट्स ऐड किए हैं मिलियंस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हुई है वो निपॉन की हुई है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एचडीएफसी की हुई है, मोतीलाल की 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा हुई है, आईसीआईसीआई की 4th, एसबीआई 5th, टाटा 6th, 7th क्वांट हो जाता है हमारे पास, कोटक 8 नंबर पे हो जाता है, 9 पे आदित्य बिरला सन लाइफ एंड 10th पे पराग पारिख फंड हाउस हो जाता है। परसेंटेज टर्म्स में एक साल में मोतीलाल ओसवाल के अंदर सबसे ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 216% का। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ टाटा के अंदर देखने को मिली है 48% का। एंड 3rd नंबर पे एचडीएफसी के अंदर, पराग पारिख के अंदर 3rd नंबर पे 45%। 4th नंबर पे एचडीएफसी 40% एंड देन 38% क्वांट हमारे पास 5th नंबर पे आ जाता है। ईयर ऑन ईयर जो नंबर ऑफ अकाउंट्स परसेंटेज टर्म्स में बढ़े हैं। यहाँ पे हमें पता है कि मतलब क्वांट भी आ गया परसेंटेज टर्म्स में, सबसे ज्यादा बढ़ने में क्वांट भी आ गया टॉप 5 में, मोतीलाल भी आ गई। हमें पता है क्वांट का पिछला साल कितना बुरा गया है, फिर भी लोग इतना भरोसा अगर दिखा रहे हैं तो ये डेफिनेटली काबिले तारीफ बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है कि कितना ज्यादा शिफ्ट हो रहा है डायनेमिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और इन्वेस्टर कितना ज्यादा कम पेशेंस वाले होते जा रहे हैं कि इतनी तेजी से जो इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो रहा है। 1 साल 6 महीने, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में इन्वेस्टर इधर से उधर भाग रहे हैं। मोतीलाल टॉप 10 में पहले नहीं हुआ करता था, क्वांट भी पहले टॉप 10 में नहीं हुआ करता था, ये 1-2 साल में मतलब टॉप 10 में ये लोग आ गए हैं। इसके अलावा डीएसपी, यूटीआई ये सब टॉप 10 में हुआ करती थी तो वो निकल गए हैं, उनके अंदर अब उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब जो फंड हाउस ग्रोथ दिखा रहा है, इन्वेस्टर उधर की तरफ भाग रहे हैं। सिंपल सी चीज है, जितनी अच्छे रिटर्न्स दे पा रहे हैं, 1 साल में जिसका भी रिटर्न ज्यादा बेहतर रह रहा है, इन्वेस्टर उधर की तरफ भाग रहे हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये 4 बैंकिंग वाले म्यूचुअल फंड हो जाते हैं और इनका क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो और बैंक सारे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। एसबीआई ने सबसे ज्यादा पैसा भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के टर्म्स में बैंक को ही कमीशन में दिया अपने एसबीआई बैंक को। तो ऐसे में इनका जो रोल है वो अहम हो जाता है कि इनका जो नंबर है, इनका जो डोमिनेंस है वो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है। अब मान लो जैसे एक एसबीआई है, उससे फाइट करने मोतीलाल अगर आया है तो मोतीलाल के पास तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही है, या क्वांट के पास सिर्फ परफॉर्मेंस है, इतने सारे बैंक्स तो नहीं जो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेंगे। वैसे ही जितने भी जो ये नए म्यूचुअल फंड हाउसेज आ रहे हैं,
अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ दिन के अंदर ही बिजनेस बेचना पड़ेगा या दूसरे के साथ मर्ज करना पड़ेगा। इन 10 म्यूचुअल फंड हाउसेज में एक जो मुझे लगता है आदित्य बिरला जो म्यूचुअल फंड हाउस है, देखो परफॉर्मेंस में इन 10 में इन माय ओपिनियन जो सबसे बुरा हाल है वो आदित्य बिरला का है। और बुरा मैं नहीं कहूंगा, ठीक ठाक सा ही आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस है। बाकी जो 8 म्यूचुअल फंड्स है उनका परफॉर्मेंस इनसे अच्छा, इनसे ऊपर है। और आदित्य बिरला का ऐसा नहीं कि इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो 2019 जब से मैं मतलब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स को, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये चल रहा है। और आईसीआईसी की या तो हम बात करें या एबीएसएल की बात करें, दोनों ही फंड हाउसेस की डाइवर्सिफाइड स्कीम कभी टॉप में नहीं आई। इन 6-7 सालों में कभी टॉप में नहीं आई है। हाँ, इनके जो सेक्टरल फंड्स है वो कभी कभी आ जाते हैं, जैसे आईसीआईसी का डिजिटल फंड एक टाइम पे बहुत ही एकदम पीक पे चल रहा था, मेटल फंड एक टाइम पे पीक पे चल रहा था। तो सेक्टोरल फंड कभी कभी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया या मिड कैप फंड हो गया या लार्ज कैप फंड हो गया या फ्लेक्सी कैप फंड हो गया या लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, मतलब ये सब फंड नहीं कभी उतना आ पाते हैं स्ट्रीमलाइन में। और इसीलिए आप देखोगे इनको लेकर वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं कर पाते उतना अच्छा। हाँ, वैल्यू फंड आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी फंड काफी चला था नाम इसका, लेकिन अभी के टाइम पे इन दोनों फंड हाउसेस के उतने फंड्स नहीं चल पाते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग, आदित्य बिरला के वही हाल है, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के मतलब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के कारण ही ये टॉप 10 में भी हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स के मामले में। नहीं तो मुझे लगता है इनको नहीं, ये डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में। मतलब टॉप 10 में रहने के लिए डेफिनेटली ये दोनों ही डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। लेकिन ठीक है, अब दुनिया उतनी फेयर नहीं है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।